कितने सालों सियासी जो अपहीवल है पाकिस्तान में वो चलता रहता है। आज सुबह कोई एम्बेसडर आए हुए थे नवाज शरीफ साहब के पास से, मैं भी उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो सियासी इंतशार है पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम इसी इंतशार में बड़े हुए हैं, यही इंतशार में हमने पॉलिटिकली ग्रो किया है और आज भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, पाकिस्तान में ये सदा से होता है। आप देखिए कि ये सियासी इंतशार है, उसकी बाज़गश्त अब पाकिस्तान से बाहर भी जा रही है और पाकिस्तान जो एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी आकर, जैसे कि मरीम साहिबा फरमा रही थी कि नवाज शरीफ साहब को बताया, तो नवाज शरीफ साहब ने ऑब्वियसली वो ये भी कह सकते थे कि इंतशार ख़त्म करने के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बताया कि ये तो है ही, रूटीन ही ऐसी है। और हो सकता है नवाज शरीफ साहब का मूड भी अभी ना हो चीज़ों को जिस तरह वो देख रहे हैं कि चीज़ों को ठीक किया जाए। इस वक्त बहुत से लोग समझ रहे हैं कि ये लड़ाई ये चल रही है कि शायद ताकतवर हल्के जो है वो चाह नहीं रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट हो, कोई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ लड़ाई है। हालांकि मैं इसको डिफरेंट तराजुर में देखता हूँ। ये लड़ाई तो आपको पता है कि इसका सुप्रीम कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, लड़ाई का इस फैसले से भी कोई ताल्लुक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अगर इसके अलावा कोई फैसला करता जिसमें इमरान खान को फ़ायदा ना हो रहा होता तो ये फैसला अब तक इंप्लीमेंट हो चुका होता। इलेक्शन कमीशन की क्या जरूरत कि फैसला इंप्लीमेंट ना करे सुप्रीम कोर्ट का, या किसी और की क्या जरूरत क्योंकि फैसला इंप्लीमेंट ना करे। लेकिन जरूरत है तो जिनकी है उनकी है, और वो मसला आज का शुरू नहीं हुआ, वो मसला जंग शुरू हुई है जो इमरान साहब ने शुरू की 9 मई से पहले की, 9 मई से। और उस जंग के तराजुर के अंदर अब एक ऐसा फैसला तो अमल में आने नहीं देगी यहाँ के ताकतवर फोर्सेस जो है, जिसके अंदर इमरान साहब जो है उनकी पार्टी मेजॉरिटी में हो जाए और उसके बाद जो है वो अगले स्टेप में वो प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए या उनकी पार्टी में से कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए। ये तो नहीं होने लगा। मैं ये नहीं कह रहा ये बात सही है, ये बात गलत है, लेकिन जंग के जो तनाजुर चल रहे हैं इस मुल्क में, जो रियल पॉलिटिक्स है, असल बात ये है। उसके बाद ये जितने आगे गवर्नमेंट के लोग आपको बातें कर रहे हैं ना, और आप अब कानूनी जितनी बातें सुन रहे हैं, ये सब इधर उधर की जस्टिफिकेशन है। असल मामला मेरे नज़दीक ये है। खैर, हमारे बड़े मोहतरम इरफान सदीकी साहब, उन्होंने भी लेने की कोशिश की है। आप ज़रा पहले उनके दलाइल सुन लें, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस दलाइल के ऊपर भी काउंटर दलाइल है जो हुकूमत समझ रही है। यानी कि सोचे ना, इस मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में क्या बाज़गश्त सुनाई दी जा रही है कि जी सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है, आज 8वां इजलास है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन को एक फ़ैसला कहा गया है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हम तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, या अभी हम सोच रहे हैं, या हम देखेंगे, और वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट नहीं करेगा इसको। उसके बाद पूरी हुकूमत खड़ी हुई है जो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हुई है, और वो कह रही है हम इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगे इस फैसले को, क्योंकि री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और वॉट नॉट। अगर ये फैसला ये ना होता तो ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाता, लेकिन क्योंकि ये फैसला एक सियासी फैसला है और एक जंग शुरू हुई है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अब आपको सब लीगल पॉइंट्स मिल जाएंगे। हालांकि वो लीगल पॉइंट्स हो या ना हो, ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होना। वो बता रहे थे आर्टिकल 239 के बारे में, और वो कह रहे थे कि जी हो सकता है अदालत भी गलती कर जाए, तो इसलिए इसके लिए भी तय करना पड़ेगा। और वो कह रहे थे आर्टिकल 239, वो जो उसमें जरा स्क्रीन पर चला दें, वो कह रहे थे आर्टिकल 239 में लिखा हुआ है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एनी कोड एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड that there is no limitation whatsoever on the power of the parliament to amend any of the provisions of the constitution। अब मसला ये है, इरफान साहब सही फरमा रहे, आर्टिकल 239 सही कोट करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 2015 का डिसीजन उनके सामने है, और ये अजमत सईद साहब ने लिखा था, 9 रुकनी बेंच था, उसके अंदर लिखा हुआ है द इमेंडरी पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर सब्जेक्ट टू एम्प्लॉयड लिमिटेशंस, के लिमिटेशंस है पार्लियामेंट की इस पावर के ऊपर। द पार्लियामेंट इन व्यू ऑफ आर्टिकल्स 238 239 इज वेस्टेड विद द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एज लॉन्ग एज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट रिपील्ड, एब्रोगेटेड और सब्सटेंटिवली ऑल्टर्ड। तो ये जो फैसला है ये बताता है कि पार्लियामेंट को आज़ादी तो है कानून साजी करने की, तरमीम करने की, कानून साजी करने की, लेकिन वो आज़ादी तब तक है जब तक पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल 238 239 के तराजुर में जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन के मेन सैलिएंट फीचर्स की बुनियादों को हिला ना दे। अगर वो उसको हिलाएगी तो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी, और उस सैलिएंट फीचर्स के अंदर आज़ादी अदलिया, नज़रिया पाकिस्तान, ये तमाम चीज़ें, पाकिस्तान की फेडरेशन, तमाम चीज़ें शामिल हैं। अब ये डिबेट चल रही है और पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो कुछ भी कर रही है उसका फ़ायदा ना उनकी लीडरशिप को हो रहा है, उनको छुड़वाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब कोई ताल्लुक नहीं है उनका, ख्वाह वो केपी है या कोई, उनका पूरा फोकस ये है कि जनाब किस तरह इमरान साहब बाहर आए, और दूसरी तरफ पार्टी का फोकस ये है कि इमरान खान बाहर ना आए, ना उनकी पार्टी को कोई बेनिफिट हो।
इस मुल्क के अंदर इस वक्त ये चल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट, क्या इकॉनमी, वो चल रही है अपनी जगह पे, वो भी देखी जा रही है, लेकिन ये फोकल पॉइंट्स नहीं है इस वक्त। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? मैं डॉन का आर्टिकल पढ़ रहा था, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, उसका एंड उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग किया। सारा कुछ करने के बाद कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब के ऊपर ना बड़ा जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जब ओथ लिया था तो ही शुड टेक अ स्टैंड एंड शो रिस्पेक्ट फॉर द जुडिशरीज रूलिंग्स एंड इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, कि चीफ जस्टिस अपने इदारे की रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो जाए। क्या वो खड़े हो पाएंगे? क्या ये जंग जो है, सियासी जंग, इसका जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा फैसला, ये वो सियासी जंग जो है इसका पाकिस्तान को नुकसान होगा, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ बिलाल अज़हर कियानी, ज़ुबैरी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब। सोलंकी साहब, आप तो पिंडी में रहते हैं, ये फ़ैसला इम्प्लीमेंट होने नहीं जा रहा, आपको इस बारे में अंदाज़ा है? और ये फ़ैसला जो इम्प्लीमेंट नहीं होने जा रहा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं पाकिस्तान के लिए, अदालतों के लिए, आइन के लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरा जवाब यही है कि जो हालात हैं उसमें 12 जुलाई का जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद नहीं होगा। और आप जो कह रहे हैं कि इसके मुज़मरात क्या होंगे, तो मुझे यकीन है कि पीटीआई और अदलिया के अंदर जो जज साहबान हैं, जो कि जिनकी हिमायत पीटीआई के लिए अब बहुत ज़्यादा कोई पोशीदा नहीं रही, तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जिसमें रियासती निज़ाम मफलूज हो। लेकिन मेरे ख़्याल में जो इस वक्त हालात हैं हमारे मुल्क के, वो ऐसे नहीं हैं कि वो कोई बड़ी इनकलाबी और अनारकी वाली सूरत हाल पैदा कर सकें, कोई बांग्लादेश, कोई श्रीलंका। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म के कोई इम्कानात हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं सिर्फ 2 जुमले कह दूं। जी जी। और वो ये हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है 76 साल की, उसकी जो पावर मैट्रिक्स है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ समाजी क़ुव्वतें, गैर मुंतखब क़ुव्वतें, उन्होंने अपना इक़्तिदार लोगों पर मुसल्लत किया है। बदकिस्मती से एक वक्त में अदलिया किसी का कंधा इस्तेमाल करती थी या इस्तेमाल होती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2006-07 के बाद अब वो अपने आप को वही किरदार देते हैं जो कि किसी ज़माने में पाकिस्तान की सिविल सर्विस का था, जिन्होंने आइन साज असम्बली को मुअत्तल कर दिया था। तो अब इस वक्त जो सूरत हाल है पावर मैट्रिक्स की, उसमें ये जो अदलिया के अंदर जो साहिबान हैं जो अपने इस किरदार को मुसल्लत करना चाहते हैं, उसके ख़िलाफ़ पार्लिमान और इस्टेब्लिशमेंट दोनों खड़े हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनको कामयाबी होगी। ये आपने बड़ा खुलम खुला एनालिसिस किया, आपसे उम्मीद हमेशा ये होती है मुझे। आबिद ज़ुबैरी साहब, एक तरफ आइन की बालादस्ती की बात करते करते हमारा तो हल्क खुश्क हो गया। हमने तो आइन की बालादस्ती की बात, मैंने तो ख़ास तौर पर उस वक्त भी की जब वकला के हीरो इफ्तिखार चौधरी साहब मुशर्रफ साहब को सुप्रीम कोर्ट को पामाल करते हुए, आइन की धज्जियाँ उड़ाते हुए, ज़फ़र अली शाह केस में, यूनिफॉर्म केस में तरमीम का राइट भी दे रहे थे, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, फिर बाद में वो चीफ जस्टिस भी थे। हम तो तब से आइन की बालादस्ती की बात करते आ रहे हैं आबिद ज़ुबैरी साहब। लेकिन अब आज भी आइन की बालादस्ती की बात हो रही है, लेकिन आप मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बात सुन रहे हैं कि जी पॉइंट ये, इरफान सिद्दीकी साहब की बात भी, वो कह रहे हैं कि जनाब जजेस जो हैं वो इमरान खान के साथ मिले हुए, खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, वो उनके हक में फैसले हो रहे हैं, वहाँ पार्टी बनी हुई है। ये बातचीत हो रही है मुबैना तौर पर, अल्लाह माफ़ करे, ये मैं ये कहते हुए भी अजीब लग रहा है। तो वो कह रहे हैं ऐसा फैसला जो है नहीं माना जाएगा। वो कह रहे हैं पार्लियामेंट इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई है बेसिकली इस फैसले को इम्प्लीमेंट ना करने पे। हाउ डू यू टेक दैट? और मैं चाहूँगा कि ज़रा इरफान सिद्दीकी साहब की, आबिद ज़ुबैरी साहब, अगर आप बात सुन लें।
इस कुराए अर्जी के अंदर कि अदालत भी उसका कोई बेंच वो भी गलती कर सकता है या नहीं कर सकता, या वो नौजुबिल्ला कोई पैगंबरों का कबीला है जिससे गलती का इर्तिकाब नहीं हो सकता। बार बार आइन को तोड़ा गया है और बार बार 2017 के कानून को तोड़ा गया है। अगर हम आइन से मुतसादिम कोई चीज करते हैं तो एक फोरम मौजूद है, अदलिया ठीक कर देती है। अदलिया अगर ये वही काम करे जो हम करते हैं तो कौन ठीक करे? किसी एक मार्शल लॉ के सामने हमारी अदलिया खड़ी नहीं हो। डिक्टेटरों का किरदार है मुल्क को बर्बाद करने में, उनसे 10 गुना ज्यादा किरदार है उन अदालतों का जिन्होंने उन डिक्टेटरों की तौसीक की। आज अगर पार्लियामेंट कहती है कि हम एक आईनी तरमीम करने चाहते हैं तो एक क़यामत बपा है। 239 आर्टिकल है आइन का, उसकी झैली शिक है 5, वो कहती है नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। एक और शिक देखिए 239(6), फॉर द removal of doubt it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the मजलिस शूरा। मजलिस शूरा की अथॉरिटी के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं है पार्लियामेंट टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप साहब एक्चुअली जो सवाल उठाया है इन्होंने इरफान सिद्दीकी साहब ने, तो शायद दुनिया की हर जगह पे ये सवाल उठ सकता है कि अगर हम कोई फैसला समझे कि वो गलत है, वो अदलिया अगर गलत हो जाए, तो अब हम एक नई कोई चीज़ निकालने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अदलिया अगर गलत हो जाए तो आप इसका जवाब देना हाफिज़ ज़ुबैरी साहब, फिर क्या किया जाए? अगर अदालतों के फैसले गलत हो जाए, अगर जजेस किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर बैठे, फिर क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बिल्कुल फ़ैसले गलत हो सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन लोगों के लिए जो दोनों साहब जो एक बैठे हुए हैं आपके साथ और सोलंगी साहब और दूसरे इरफान सिद्दीकी साहब, उनको मालूम हो रहा है चाहे फ़ैसले गलत हों या सही हों, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला या हाई कोर्ट का या इवन सिविल जज का फ़ैसला जो होता है आए, वो आप पे बाइंडिंग होता है। आप बिल्कुल उससे डिसएग्री करें, ये आपका हक है, आप उस पर तनकीद करें, ये भी आपका हक है, लेकिन आपको उसको मानना है। अभी ये जो बात कह रहे थे, बड़ी ढटाई से ये लोग कह रहे हैं ये साहब कि जी हम नहीं मानेंगे इस्टेब्लिशमेंट, और वो खड़ी हो गई है इसके पीछे। बड़ी अच्छी बात है। आप आइन सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार देता है कि वो आइन और वो तशरीह करे आइन के ज़ैली कवानीन के और सब की। और दूसरी बात है, आर्टिकल 190 है आइन का, यही आइन जिसको पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने बनाया था 1973 के आइन में 190 है कि आपके ऊपर वो जजमेंट्स जो होती हैं सुप्रीम कोर्ट की वो बाइंडिंग है, और आप सबको सुप्रीम कोर्ट की मदद करनी है, उसकी एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आपको आना है। ये तो एक बात हो गई, और ये सोचा भी नहीं जा सकता कि आप हुक्म उदूली करें, लेकिन पिछले साल से ये हो रहा है। ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम आपकी ना माने, नेचुरल इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खड़ी हुई है, आप अपनी खुद पार्लियामेंट की हैसियत देखिए, तो ये डिसाइड होना है कि वो 45 की है या 47 की असेंबली है। और दूसरी बात हो रही थी कि मार्शल, अभी बातें करते कि मार्शल लॉ के सामने खड़ी नहीं हुई कोर्ट, आप देखिए कुछ खड़ी भी हुई है, तो क्या ये पार्लियामेंट खड़ी हुई कभी मार्शल लॉ के साथ? ये जो इनके लीडरान है कहाँ के कब प्रोड्यूस हुए, ये किन जर्नैलों के ये मिनिस्टर रहे, कहाँ से ये लोग आए थे, तो वो सब भूल जाते हैं। क्या पार्लियामेंट ने तौसीक नहीं की 8वीं तरमीम की और बाकी तरामीम की? दो आर्टिकल 270A 333 सब उन्होंने सारे मार्शल लॉ के जो ऑर्डर्स थे उसको तौसीक किसने की? पार्लियामेंट ने तौसीक की। तो ये ना कहें कि जी अदलिया नहीं खड़ी हुई, अदलिया ने उसके बावजूद भी रोल निकाला कि उनके वो ऑर्डर्स प्रोटेक्टेड नहीं होंगे जो मेलाफाइडी होंगे, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन होंगे। अब ये आर्टिकल 239 पढ़ के सुना रहे थे, उसमें शेख थी, झैली शेख है 5। ये डिबेट हुई, और आपने ये जो फैसला भी आप बता रहे थे ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पिंडी का, ये मिलिट्री कोर्ट 21वीं तरमीम का ये फैसला था जिसमें वो मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, आपको याद होगा। हम लोगों ने उसको चैलेंज, मैं उस जमाने में सिंध हाई कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, हम लोगों ने चैलेंज किया था कि ये नहीं है, और उसका 17 मेंबर बेंच थी, फुल कोर्ट था, तो ये फैसला फुल कोर्ट का है, मतलब 17, उसमें 6 माइनॉरिटी में चले गए थे। और अजमत सईद साहब ने लिखा था ये फैसला, अजमत सईद का, जी अजमत सईद साहब मेजॉरिटी में थे, और आपने बिल्कुल सही पढ़ के सुनाया कि आप सेलिएंट फीचर्स खत्म नहीं कर सकते सुप्रीम, जो आप इसमें अदलिया, यानी अब जो ये अमेंडमेंट ला रहे थे, ये लोग बैठ के बातें कर रहे हैं आपके टीवी पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही खत्म करने के नकरे। क्या ये एब्रोगेट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? अमेंड जरूर कर सकते हैं, अमेंड करके मतलब ये नहीं होता कि एब्रोगेट करते हैं। आइन एक इक्वल पावर देता है अदलिया को। ये जो हरकतें हो रही हैं या किस तरह से अब आइन का बिगाड़ हो रहा है, ये 18वीं 19वीं तरमीम को जो एक
सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया जो तरामी, तो उसको भी ख़त्म करने की जी हम एक सुपरा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देंगे। कोई ऑर्डर, हर तरमीम चैलेंज हो सकती है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन का उसका। कल क्या ये जो पार्लियामेंट इसकी बालदस्ती की ये बात करते हैं, क्या कल पाकिस्तान को एक गैर मुस्लिम मुल्क डिक्लेयर कर सकती है? अभी तो फर्क फरमा रहे थे कि कोई हम पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई हम पे पाबंदी नहीं है और चैलेंज भी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 17, और आपको पता है आज के जो चीफ जस्टिस साहब हैं, जस्टिस फाइज ईसा, वो माइनॉरिटी में थे, उन्होंने 21वीं तरमीम को डिक्लेयर किया था कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप पढ़ लीजिए उनका डिसेंटिंग नोट उसमें, और मेरे जो आर्ग्यूमेंट थे उन्होंने उसको रिप्रोड्यूस किया हुआ, जो मैंने आर्ग्यू किया था उनके जस्टिस फाइज ईसा का जो नोट है उसके अंदर वो माइनॉरिटी जज थे। तो देखिए इस तरह की बातें करने से प्रेस कॉन्फ्रेंस को जजेस तो जवाब नहीं दे सकते। फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये सीटें एक पॉलिटिकल पार्टी की हैं, उनको देना है। आप नहीं देना चाहते तो आप कहिए कि हम कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो देखे कि किस तरह से वो इंप्लीमेंट करना है नहीं करना। नहीं आते आप ऑर्डर पास कीजिए, ना करते फिर उसके अलग कॉन्सिक्वेंसेस पॉइंट आ गया आपका। लेकिन ये करना सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मैं आपसे आगे चल के पूछूंगा कि अगर इंप्लीमेंट यहाँ पे ना कोई करना चाहे तो इंप्लीमेंट किस तरह होगा? जजेस अपने तौर पर इंप्लीमेंट तो कर नहीं सकते। मैं आगे जाके पूछूंगा आप ज़ुबैर साहब से। लेकिन आप कह रहे हैं ये बड़ी ढिठाई से कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट इंप्लीमेंट नहीं होने देगी इस फैसले को। तो बिलाल अजहर कियानी साहब, आप इसका जवाब भी दे सकते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, आप क्योंकि आप ऑब्वियसली आप बेनिफिशरी होंगे अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। आप कभी भी नहीं चाहेंगे आपका मुखालिफ जो है मेजॉरिटी में आ जाए इस फैसले। अगर कोई और फैसला होता आपको इतना प्रॉब्लम ना होता कियानी साहब। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूँगा, इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि ये भी तय करना पड़ेगा कि अगर अदालत आलिया कोई गलत फैसला करे तो क्या किया जाएगा। तो आप लोगों के जहन में कुछ चल रहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट अगर गलत फैसला करती है तो उसको किस तरह देखा जाए? कोई एक नया सुप्रा कोर्ट बनाया जाए जो ये देखे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला गलत किया था सही, और फिर देखेगा कौन? मतलब यहाँ पर कौन देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है सही? और वो जो नया सुप्रा कोर्ट बनाया जाएगा उसका फैसला अगर गलत हो तो फिर उसके ऊपर भी एक और सुप्रा कोर्ट बनाया जाएगा, जो आज गुफ्तगू हुई है। थोड़ा इबहाम है, क्लियर तो कीजिए कि ये आप कहना क्या चाह रहे हैं कियानी साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बिल्कुल गलत हो भी सकते हैं और हुए भी हैं और काफ़ी हद तक हुए भी हैं। इसके अंदर देखिए अभी मौजूदा आइन के अंदर भी दो चीज़ें आइनी तौर पे दो इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं। एक तरफ तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है तो आइन के मुताबिक ही आप आइन और कानून के मुताबिक ही उसमें रिव्यू पिटिशन भी डाल सकते हैं और वो फिर सुप्रीम कोर्ट में ही रिव्यू होती है। मगर उसके बाद अगर कहीं पे भी पार्लियामान को ये महसूस हो कि एक री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुई है या इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है वो गलत हुई है, तो बिल्कुल पार्लियामेंटेरियंस के पास ये इख्तियार है और सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस के पास ये इख्तियार है कि वो अमेंडमेंट्स ला के आइन को तब्दील कर सकते हैं। तो देखिए, और इसमें अब बात की मोअज़्ज़ज़ ज़ुबैरी साहब ने कि जी कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया गया है, तो मेरे नज़दीक तो हुलिया तब बिगड़ता है जब इस तरह के फैसले आते हैं जिस तरह के रिजर्व सीट्स में आए, जिस पे आपने आर्टिकल 51, 106 और 224 को का हुलिया बिगाड़ रहे हैं इस फैसले से। ये मेरी राय है। इसी तरह 63 के नहीं 63 एक कियानी साहब आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पार्लियामेंट को जब महसूस हो कि कोई फैसला गलत आ गया है तो आप उसको तरमीम करके ठीक कर सकते हैं। जब रिसेंटली आपको महसूस हुआ था, जब PDM 1 की गवर्नमेंट थी, आपको रिसेंटली उस वक्त महसूस हुआ कि जस्टिस बंदयाल जो है वो यक रुकनी बेंच के तौर पे जो है सारी बेंच फिक्सिंग कर रहे हैं, ये टर्म आपने ही दी थी। अब आपको दोबारा ये कब एहसास हुआ कि काजी फाइज ईसा साहब जो है उनको एक वोट चाहिए उनका अपना बेंच फिक्सिंग के लिए, आपको बेंच फिक्सिंग के लिए? काजी साहब तो खुदा न खास्ता बेंच फिक्सिंग नहीं कर सकते, मेरे मुंह में खाक। आपको क्यों ऐसा लगा कि बेंच फिक्सिंग ज़रूरी हो गई है अब उसको अपने ही प्रैक्टिस प्रोसीजर के तरमीम को कुछ महीने बाद चेंज करने के लिए? वो आपको किस तरह ज़रूर महसूस हुआ? किस आइन की सुपरमैसी के लिए किया आपने ये? जी देखिए कामरान साहब किसी जज को, किसी शख्स को बुरा लगे अच्छा लगे, मैं फिर से दोहराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत को आइन लिखने का, तब्दील करने का हक है, नॉट द सुप्रीम कोर्ट, नो वन एल्स। ये आपको बुरे लगे अच्छी लगे, जिस तरह आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला जो है वो बाइंडिंग होता है, और बिल्कुल ये हमारी ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का एक अहम हिस्सा है। मगर मैं इस पर जरूर जरा एक बात करना चाहूँगा कि रिजर्व सीट्स के केस के अंदर अभी जो नेशनल असेंबली के स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, वो हरगिज़ ये नहीं कह रहे कि आप उठा के आपके सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले की हैसियत नहीं होती। उन्होंने एक कानूनी नुक्ता उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि एक तरफ आपके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो हम समझते हैं गलत है, मगर एट द सेम टाइम इनफील्ड है, मगर स्पीकर साहब ने ये कहा है कि उसके बाद
मेजॉरिटी के शॉर्ट ऑर्डर के बाद एक इलेक्शंस एक्ट में तरमीम आई है जो अब सुपरसीड या ओवरराइड कर रही है कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, और इसलिए वो जजमेंट इंप्लीमेंटेबल नहीं है। और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस भी आपके पास मौजूद है। तो देखिए ये कानूनी बात है और इलेक्शन कमीशन ने भी ये सारी चीजों का जायजा लेके ही फैसला करना, और ये यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है जो आपको पसंद ना आए, आप उसके हिसाब से एक सिंपल कानून साजी कर दें। 2/3 भी नहीं, तरमीम की बात नहीं हो रही, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो हुकूमत वक्त को पसंद आए, वो एक सिंपल मेजॉरिटी तो हर एक के पास ही होती है ना, आप एक सिंपल कानून साहब पास कर दें जिसमें उस फैसले को तहतेक कर दें। तो आपके ख्याल में ये आप इस मुल्क में आइन, कानून और सियासत की खिदमत कर रहे हैं एज अ गवर्नमेंट, आप यही कह रहे हैं ना? ये तो कहेंगे कर रहे हैं खिदमत, मैं चैलेंज नहीं कर रहा, मैं समझने जा रहा हूँ। नहीं जी, हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जब भी पार्लियामेंट कोई कानून पास करती है तो उसकी पासदारी होनी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी इलेक्शन। तो मेरे भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो इंप्लीमेंट बहुत पहले करना था, वो अच्छी बात है, इंप्लीमेंट नहीं होने जा रहा, लेकिन आप आज रिकॉर्ड पे कह रहे हैं ना कि आप खड़े हुए हैं इस चीज के साथ कि फैसला इंप्लीमेंट ना हो। नहीं सर, तारीख में आपका नाम तो आएगा ना यार। नहीं सर, मैंने जो कहा है, नहीं सर, जो मैंने कहा है वो मैंने कहा है, मैंने हरगिज ये नहीं कहा। मैंने ये कहा है कि आज उस जजमेंट की हैसियत जो खुद एट द सेम टाइम इसकी रिव्यू पिटिशंस भी पेंडिंग है, एक तो इसका डिटेल्ड ऑर्डर बहुत ताखीर से आया, और उसके बाद आज तक जो माइनॉरिटी जजमेंट के सवालात उठाए हुए वो एड्रेस नहीं हुए, और वो रिव्यू पिटिशंस भी इलेक्शन कमीशन ने एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो दायर की है और हुकूमत ने दायर की है, तो सुप्रीम कोर्ट के भी इंटरेस्ट में है। नहीं सर, देखिए गुजारिश है के नुमाइंदे हैं, लेकिन मुझे बताना पड़ रहा है खोल खोल के सारी बातों को, आप खुल के बताते नहीं है। मसला ये है कि एक बहुत बड़ी एक वॉर है, एक इसका कोई कानूनी मामला नहीं है। यहाँ पे जुबैरी साहब भी ये तो बहुत ही शरीफ आदमी लगे, उनको वो ले गए कानूनी मुश्कावियों के अंदर। जो बात कर रहे हैं मुर्जा सोलंकी साहब, वो सही बात है, ये एक पॉलिटिकल बैटल है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कूद गई है जिससे दूसरी पार्टी को फायदा हो रहा है। और क्यानी साहब आप बिलावजह कानून की और इसकी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की इतनी बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप इस गेम में कुछ भी नहीं है, यू आर नोबडी यार, सॉरी टू से, यू आर पार्लियामेंट, यू आर नोबडी। वो तो आप वैसे ही आप बीच में है यार। नहीं कामरान साहब, देखिए आपने तो मुझे एक हुकूमती जमात के नुमाइंदे के वो ठीक है आपकी बात शामिल किया, जी, मैं तो वही बात करूंगा जो मेरी समझ में ठीक है जी। तो मैं तो आपसे ये आइन और कानून की बात करूंगा, मैं तो आके आइन और कानून की बात ठीक है। देखिए दूसरी बात ये जो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे जो बात की कामरान साहब, जी नहीं आपका जो सवाल था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, देखिए बात ये कि एक तो मुझे इस बात की आज खुशी है कि जो लोग 2 साल पहले तनकीद कर रहे थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर कि ये होनी नहीं चाहिए, उस पर स्टे ऑर्डर लिए गए थे कोर्ट से कि ये लेजिस्लेशन ही रोक दी जाए, आज वो लोग कहते हैं कि ये अच्छा है, इसको इस तरह ही रहना चाहिए। तो ये तो पहले माने ना कि फर्दे वाहिद से जो 3 मैं आता हूं इसके ऊपर बात, जरा मैं क्विकली दोबारा आ रहा हूं आपके पास, आपका पॉइंट आ गया जी। लेकिन आप जो है ना इमरान खान या उनकी पार्टी से एंडोर्समेंट लेकर ना चला करें कि पहले वो ये कह रहे थे, पहले भी आपकी ख्वाहिश थी, आप बंदियाल कोर्ट का बेंच फिक्सिंग फारिग करना चाहते थे, अब आप काजी फैसल साहब को एक्स्ट्रा वोट देना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी मर्जी के बेंच बनवा सके। हालांकि काजी साहब ऐसे नहीं है, ये हम चाहते होते तो हम रोल बैक कर देते, ये हम चाहते होते नहीं, ये हमारी ख्वाहिश होती तो हम फिर से हम फर्दे वाहिद की ताकत उसी तरह कर देते, रोल बैक कर नहीं, आप एक बंदे में भी ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, आप भी बड़े तेज हैं, आपने आगे भी तो होना ना काम, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आपने। चले बहरहाल अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी पॉलिटिक्स हो रही है कोर्ट में, कोर्ट के नाम। मुर्जा सोलंकी साहब, आबिद जुबैरी साहब भी कह रहे हैं, बहुत सारे सुनने वाले जो है वो कह रहे होंगे कि ये जितनी ढिठाई से ये कहा जा रहा है या जिस तरह ये कहा जा रहा है ये कि पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है, ये फैसला इंप्लीमेंट ना हो, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? हम इतनी ढिठाई से आप और मैं क्यों कह रहे हैं ये बात, एक बात, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है अगर ये इंप्लीमेंट नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का फैसला? सोलंकी साहब देखें, बहुत सारी चीज़ें ढिठाई के साथ हो रही हैं। जिस तरह से आइन के आर्टिकल 51, 106 उसका हुलिया बिगाड़ा गया इस फैसले में, जिसको अक्सरती फैसला कहा जा रहा है, वो ख़ुद उनके ब्रादर जजेस ने कहा कि वो आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। जिस तरीके से 63A का फैसला दिया गया, जिसमें अगर एक दफ़ा कोई हुकूमत आ जाए जिसके पास अपने अरकान हों अक्सरियत के, तो उनके खिलाफ ता क़यामत तक, जब तक वो पार्लियामेंट की उम्र ख़त्म ना हो तब तक कोई अदम एतमाद आ ही नहीं सकता। ये भी ढिठाई के साथ आइन के इस आर्टिकल को वायलेट किया गया। इसी तरह से
जिस तरीके से मुकम्मल इंसाफ के नाम से तहरीक इंसाफ को नाम निहाद इंसाफ दिया गया है इस फैसले में, वो भी ढिठाई की एक मिसाल है। और अब ये जो साइलेंट फीचर का जो नुस्खा है, कोई जज अपने तौर पर सब्जेक्टिवली साइलेंट फीचर का नाम लेकर आप किसी भी आईनी तरमीम को इसी तरह से उड़ा दें जैसे इफ्तिखार चौधरी ने तरमीम में जजेस अपने आप को खुद ही कायनाती करेंगे, खुद ही अपनी तनख्वाह मुकर्रर करेंगे, खुद ही अपनी मराहत मुकर्रर करेंगे। ये तमाशा अब ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ये जो आईनी तरामीम का जो फार्मूला दे रहे हैं उसमें 187 का ये जो बेदरग इस्तेमाल है जैसे 184 का हो रहा था, इसका भी हल कर लें। पार्लिमान से ज़्यादा सुप्रीम कोई चीज़ नहीं है। ये लोग गलती करेंगे, गलत फैसले करेंगे, गलत तरामीम करेंगे, कल अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो दूसरे आएंगे वो उसको तब्दील करेंगे। जजेस के जो फैसले हैं उसमें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो उन्होंने फांसी चढ़ा दिया, अब मुझे बताएं कि उसको कौन निकालेगा। तो मुज़मरात इसके मेरे ख्याल में कोई नहीं है। तो मुर्तज़ा साहब आप भी जैसे इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि अगर अदालतें गलत फैसला दें तो पाकिस्तान में कोई एक और फोरम बनना चाहिए जो उन फैसलों को इवेल्युएट करे कि वो सही है गलत है। इस तरह आपने भुट्टो साहब की फांसी का फैसला रेफरेंस दिया, इरफान सिद्दीकी साहब कुछ और रेफरेंस देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कोई एक कमेटी बैठनी चाहिए या कोई एक बॉडी होनी चाहिए उसके ऊपर, आप ये कह रहे हैं। और क्या हाल है इसका? ये तकरीबन 2 दहाई पुरानी बहस है। 2006 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने तय किया था कि ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीज़ें इकट्ठे हो जाती हैं और ख़ुद कुछ ख़ास लोग जो है वो आईनी तशरीह करते हैं, उसके लिए बेहतर होगा कि एक वफाकी आईनी अदालत कायम की जाए। ये पुरानी एक बात है और अगर पार्लियामान ये करती है तो आपका पॉइंट आ गया। लेकिन मुर्तज़ा साहब ये क्या गारंटी होगी कि वफाकी आईनी अदालत जो है वो किसके नज़रिए से फैसले सही दे रही होगी जो एक्सेप्टेबल होंगे, और किसको एक्सेप्टेबल हो सही तो सही माने जाएंगे? क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सकता है आपको मुझे गलत लग रहा हो, इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को गलत लग रहा हो, लेकिन बाकी पाकिस्तान को ठीक लग रहा हो। देन इसका कोई हल निकालना पड़ेगा ना सर। मैं एक ब्रेक के बाद आऊँगा, लेकिन आबिद ज़ुबैर साहब अपने आर्गूमेंट तैयार रखें कि क्या कोई ऐसी तजवीज़ निकाल के लाएँ कि अगर ये और मुझे बताएं अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट नहीं भी होता तो क्या हो जाएगा। ये आपने ज़रा ज़रूर फोकस करना है इस वक्त। पाकिस्तान में जब तारीख लिखे दौर की भी मेरे भाइयों तो कमाल तारीख लिखी जाएगी, और उसमें अज़हर कियानी साहब की जो गवर्नमेंट है ना उसको बहुत अजीम अल्फाज के साथ तारीख में रिकॉर्ड किया जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने और बिलाल अज़हर कियानी साहब ने बताया कि अदालतें किस तरह इंसाफ की पामाली करती रही हैं इस मुल्क के अंदर, डिक्टेटर्स के साथ बैठती रही हैं। और उसके मुकाबले में आबिद ज़ुबैरी साहब ने ये नहीं कहा कि वो अदालतें ये जो हक़ाइक़ दे रहे हैं मुर्तज़ा साहब या कियानी साहब जजों के मतलब ये गलत है। उन्होंने उल्टा ये बताया कि ठीक है वो तो सही होगा, जजेस बुरे रहे, तारीखी तौर पर फांसियों पर चढ़ाते रहे, लोगों को मार्शल लॉ जस्टिफाई करते रहे, लेकिन पार्लियामेंट ने कौन से सुरखाब के पर चलाए, पार्लियामेंट में बिल्कुल 8वीं तरमीम को मंजूर किया, डिक्टेटर्स की को जस्टिफिकेशनें दी उन्होंने। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है डिक्टेटर्स के रेफरेंडम भी करवाते रहे, उनके हाथों ओथ भी लेते रहे, और एट द सेम गोज फॉर जजेस, पीसीओ एटसेट्रा। लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब ये तो हो गया ना आप लोगों का तुर्की बतुर्की जवाब हो गया। आगे मामला ये है कि सिचुएशन ये आ गई हुई है कि अब पार्लियामेंट इसका ये जो पार्लियामेंट खड़ी हो गई है। चले मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बात भी मान लें कि एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी हो गई इस फैसले की राह में। अब हल क्या है? सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के पास तो अपनी कोई पावर नहीं है, वो लॉयर्स के जरिए तो इंप्लीमेंट नहीं करवा सकती ना। क्या कर सकती है? देखिए यही फ़र्क है एक महज़्ज़ब कौम में और एक गैर महज़्ज़ब कौम में। एक महज़्ज़ब कौम में कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो मनो अन माना जाता है। अब आपको याद होगा जब निक्सन के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो उसका वकील था उसके ख़िलाफ़ उसने अपनी किताब में लिखा कि मैंने 1 मिनट सोचा कि अमेरिकन सदर जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी है, अगर वो निक्सन फैसला मानने से मना कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? ना हमारे पास कोई फ़ौज है, ना पुलिस है, वहाँ तो आर्टिकल 190 भी नहीं है उनके आइन में। तो उसने कहा लेकिन मैंने फ़ौरन ये जो ख्याल था मेरे दिल से निकाल दिया, क्योंकि हम एक महज़्ज़ब कौम है, यहाँ अदालत के फ़ैसले माने जाते हैं। आपको याद होगा हम इतने महज़्ज़ब नहीं ना यार, अब अमेरिका से मिसाल ना दें। अब आबिद भाई मेरी बात सुने, आप मुझे टू द पॉइंट आए। आप एक कर रहे हैं बड़ी अच्छी बातें,
ना ये प्रोग्राम और ना ये सोसाइटी अच्छी बातों की मुतहमिल हो सकती है। हम वो बात करें ना जो सासल मंटो ने कहा था कि अगर फौशी नजर आ रही है तो फौशी दिखाऊंगा ना, गन नजर आ रहा है तो गन दिखाऊंगा। अब आईने के इमेज को थप्पड़ मारने का क्या फायदा, कनकर आईना चेंज करें तो वो तो चेंज कर नहीं सकते। अब मुझे आप ये बताएं सर, टू द पॉइंट आए, छोड़े निक्सन को और छोड़े सिविलाइज सोसाइटीज को, हम तो पाकिस्तान की बात हो रही है ना इस वक्त। मुझे ये बताएं कि ये फैसला अगर इंप्लीमेंट कौन करेगा अगर इस्टेब्लिशमेंट भी साथ नहीं है, हुकूमत भी साथ नहीं है इस फैसले की इंप्लीमेंटेशन में, ये बताएं ना सर। देखिए उस उमन तो उमन तो कौम को इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। ये होता है महज़ब कौम को। आप कह रहे ठीक है, आप आईना दिखाने की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि आप खुद अपने आप को एक जमहूरी वतन कहते हैं, आप ये पार्लियामेंट कहती है हम आइन की पासदारी कर रहे हैं, आइन जो हमने कह दिया, लेकिन ये दोनों भूल जाते हैं कि उसकी तशरीह जो है वो सिर्फ और सिर्फ अदालत का हक है। पार्लियामेंट तो कानून साजी करती है, तरमीम भी कर सकती है, लेकिन वो ये नहीं कह सकती इसका मतलब क्या है। मतलब जो होता है वो कोर्ट देती है, यही हमारा सिस्टम है। अगर ये नहीं चाहते तो कोर्ट को रैप अप कर दें, फिर कोर्ट्स की ज़रूरत क्या है, फिर आइनी अदालतें होनी नहीं चाहिए फिर, क्योंकि आइन के अगर फेडरल कोर्ट बन जाएगा, अभी तो प्राइम मिनिस्टर उसके जजेस बनाएंगे, ये इख्तियार दिया जा रहा है आइनी तरमीम जो हमने देखी है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, तो ठीक है उनके हक में। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुझे समझाएं, लेकिन अगर ये फैसला इंप्लीमेंट नहीं होता देन व्हाट, कौन सा आसमान टूटेगा जी, ये बताए ना जी। आप कामरान साहब, आपको तो याद होगा कि पिछले साल भी तो कोर्ट ने फैसला दिया था कि 90 दिन में इलेक्शन हो या 14 मई तक, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए इलेक्शन भी हुए और इलेक्शन किस तरह के हुए। देखिए सारी कोशिश हो रही है कि एक पार्टी, अगर एक किसी जो पार्टी के खिलाफ, एक तो अभी इन्होंने कहा कि ये जजेस जो हैं वो एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं सख्त एक्सेप्शन लेता हूँ इसका आइन और कानून के हिसाब से। अब तो ये वो जज ही नहीं है। अभी आपने हमारे भाई कियानी साहब से पूछा कि आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्यों लिया। मैं तो सदर के तौर पे मैंने कहा था कि ये कानून, इनको हक ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाने का, लेकिन जस्टिस फाइज ईसा ने मेजॉरिटी से फैसला होल्ड किया कि नहीं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मैं अपनी पावर मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं हूँ, पावर दे रहा हूँ अपनी। और सडनली फिर उनको पावर दे दी गई, क्योंकि ताकि 63A का केस लगाना है, वो लग भी गया है मंडे को। और अभी जो उन्होंने तशरीह सही की गलत की, लेकिन वो उनको प्रॉब्लम हो रही थी शायद तो लगाने में कि अपनी मर्जी का तीसरा जज वो बना सकते हैं। तो देखिए ना, मतलब कि आप जो सामने चीज़ें हो रही हैं वो आपकी नज़र में, तो आप ये मास्टर ऑफ रोस्टर फिर आपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस को बना दिया, और वो उन्होंने वो फौरन अब बेंच बन के वो केस भी लग गया अब 30 तारीख को, जिसके अंदर एक हक दिया जाएगा कि एक आदमी अपनी मर्जी। तो क्या होगा ये आपने मुझे अब तक नहीं बताया, मैं आगे चलता हूँ। लेकिन हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा सर, हमारा मुल्क तबाह हो जाएगा जिस तरह से हम जानते हैं, और तबाही की तरफ हम जा रहे हैं जी। ये होगा हमारे इस केस का फैसला ना माना गया तो किसी केस का जी तबाही। कियानी साहब, आप एग्री करते हैं अगर ये फैसला इंप्लीमेंट ना हो तबाही हो जाएगी, या आप कहते हैं कि फैसला इंप्लीमेंट हो गया तो आपकी हुकूमत की तबाही हो जाएगी? किस तरह देखते हैं? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखे, मौजूदा आइन और कवानीन भी देखे, स्पीकर नेशनल असम्बली का लेटर भी देखे, और जी इलेक्शन कमीशन ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना जी, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, मगर पार्लियामेंट की तरफ से, स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली की तरफ से, कस्टोडियन ऑफ द हाउस एक लेटर भी है जिसके अंदर एक अमेंडमेंट का भी जिक्र है और उसके अंदर एक लीगल ओपिनियन का भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया इलेक्शन कमीशन को कि इसको इंप्लीमेंट करो, लेकिन इलेक्शन कमीशन की मर्जी है वो देखे कि इंप्लीमेंट करना है कि नहीं करना, आप ये कह रहे हैं? नहीं कामरान साहब, मैं हरगिज़ ये नहीं सर, क्या कह रहा हूँ। चले, मुझे लगता है कि शायद या तो वो मैं लेटर पढ़ दूं सर आपको सुनाई वो जा रहा है जो अब आप जिस तरह सुनना चाह रहे हैं। गुजारिश ये है, उसमें उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर आ गया, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक अमेंडमेंट हुई, और उस अमेंडमेंट के नतीजे में, जिस अमेंडमेंट का एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, और ये सब मानते हुए कि चले सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, गलत है, सही है, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, अब वो लेटर ये नहीं कह रहा लेटर की रोशनी में देखिए वो ये कह रहा है कि इस लेजिस्लेशन का उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। मगर कामरान साहब, बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं जरा एक बात कहना चाहूंगा आपकी विद योर परमिशन, जो जुबैरी साहब ने अभी एक बात की। देखिए एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं आई टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू द फैक्ट कि ये कहना कि कोई भी जज जो है वो किसी पार्टी की तरफदारी कर रहा है, एंड इन द सेम ब्रेथ वो ये कहते हैं कि देखिए जी ये तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काम ही इसलिए किया गया है ताकि 63A की पिटिशन लग जाए और ये हो जाए और वो हो जाए, तो इस पे तो आप खुद एस्पर्शंस कास्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की नीयत। सर आप जुबैरी साहब की गुजारिश है, इससे परहेज करना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आप मेरा सवाल तो सुनो, आप जुबैरी साहब बेचारे जो है अभी बोल मान के चले जाएंगे, इनके कहने से थोड़ी फैसला इंप्लीमेंट हो जाना है, ये भी इधर ही हम भी इधर ही हैं और मुर्जा सोलंकी साहब भी इधर ही है। मेरा एक पॉइंट सुन लें आप,
कियानी साहब, मुझे ये बताइए कि आपने वजह फरमाया कि जी वो रेजोल्यूशन वो तरमीम आ गई और वो बड़ा शदोमद में बैठ गया इलेक्शन कमीशन, बड़ा परेशान है कि उनसे कोई गलती ना हो जाए आइन की इंटरप्रिटेशन की, नए जो एक्ट पास किया आपने उसकी रोशनी में। लेकिन उन्होंने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रहनुमाई जब मांगी तो जो रहनुमाई दोबारा आई उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने कहा कि जी आप छोड़ें इस बात को, जो पास हुआ पास नहीं हुआ, ये फैसला इंप्लीमेंट करें। अब आप क्या मशवरा देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि फैसला इंप्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट की मंशा पे करें या ना करें, गिवन द फैक्ट आज जो आप असूल तय कर रहे हैं ना, कल वो भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, आपको एज अ पॉलिटिकल एंटिटी। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं कामरान साहब, इसका आइडियल हल क्या है। मेरे नज़दीक जो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इस जजमेंट में हुई है वो रिव्यू पिटिशन सुप्रीम कोर्ट को खुद ही सुन के, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन को भी बतौर फरीक, हुकूमत को भी बतौर फरीक सुन के आइन के मुताबिक उनको फैसला करना चाहिए उस रिव्यू पिटिशन का। जितनी ताखीर इस डिटेल्ड ऑर्डर को नशर करने में की गई है, लिखने में की गई है, इतनी ताखीर अब ये रिव्यू पिटिशन को लगाने में ना करें। ये खुद भी इस क्राइसिस को और मैं हैरान हूँ, वो कह रहे हैं रिव्यू पिटिशन पे आइन के मुताबिक फैसला करें। अब देखिए, अब रिव्यू पिटिशन लगाएगा कौन? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में चीफ जस्टिस साहब जो इन्होंने कमेटी बना दी है तो वो लगाएं। अच्छा, दूसरी बात है, अब आइन के हिसाब से अब कह रहे हैं रिव्यू में उस जजमेंट को रिव्यू करके इनकी मर्जी के मुताबिक, इनकी मंतक के मुताबिक जो ये समझते हैं आइन की तशरीह होनी चाहिए वो दें, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, उनसे कह दें, फिर इन जजों को हटा दें, फिर अब जो बेंच बना उसको बेंच बना के अपनी मर्जी का रिव्यू कर ले, रिव्यू अलाउ करके उस जजमेंट को सेट असाइड कर दें। क्योंकि जो मेरी तशरीह है सुप्रीम कोर्ट की, जो ये चाहते हैं वो तशरीह करें सुप्रीम कोर्ट के, जो हम समझते हैं वो पार्लियामेंट हमारा खत। और आप बताइए कौन से कानून से सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवर्स हो सकती है? उस लॉ की कोई वैल्यू ही नहीं है, सॉरी टू से, क्योंकि उस वो क्या जजमेंट, क्या उस अपेलेट कोर्ट है पार्लियामेंट के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने तरमीम की है एक झैली कानून में, वहां इंटरप्रिटेशन हो रही है आर्टिकल 51 और मुख्तलिफ आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या बात, ये क्या नहीं साहब बताया, वो अपेलेट कोर्ट है पार्लियामेंट है, वहां से फैसला है, वहां से आपने तरमीम क्या कानून पास किया एक तरह की। जी नहीं सर, देखिए गुजारिश ये है कि ज़ुबैरी साहब, देखिए जो इंटरप्रिटेशन है वो आइन और कानून दोनों की सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। और अगर आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर, तो जो संगीन सवालात हैं जो माइनॉरिटी जजमेंट के जजेस ने उठाए हैं वो अभी तक एड्रेस नहीं हुए। और देखिए दूसरी बात ये, मैं तो समझता हूँ, मुझे नहीं पता ज़ुबैरी साहब उस फहरिस्त में हैं कि नहीं, मगर जिन लोगों की ये सोच है कि आप स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करें पार्लियामान के इस हक के खिलाफ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टेबल करके उसके ऊपर वोटिंग कर सकें, तो मेरी समझ से तो ये बाहर है कि ये किस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामानी सुप्रीमेसी की पैरादारी है। मुर्जा सोलंकी साहब, ऑब्वियसली 190 क्लॉज मेरे सामने खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें लिखा हुआ है एक्शन इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अदालत उज़्मा की मावरत में अमल पूरे पाकिस्तान के तमाम हकाम, आमला व अदलिया अदालत उज़्मा की मावनत करेंगे। अब इसके अंदर तो आपने जैसे बता दिया कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तो चाहती ही नहीं कि ये फैसला इंप्लीमेंट हो, तो अदालत के पास जब इंप्लीमेंटिंग फोर्स ही नहीं होगी, ना सिविलियन साइड से ना दूसरी साइड से, तो ये फैसला तो इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा, या कोई भी फैसला वो दैट पर्पस नहीं हो सकता अगर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह फरमा रहे हैं वो इस बात पे आ जाए कि हमने ना अदालत की मदद करनी है ना इसको इंप्लीमेंट करना है। आप यही कह रहे हैं कि आर्टिकल 190 भी इन्वोक नहीं हो सकेगा? जी मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरह से इसी आर्टिकल ये 190 उस वक्त भी था जब सजाद अली शाह चीफ जस्टिस फौज ने इनकार कर दिया था, तो उस वक्त इस पर क्या अमल हुआ था। और आगे जाएं, जो 14 मई को जो पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा इधर जाए लेकिन पंजाब में इलेक्शन कराएं, उस पर जितना अमल हुआ था, अगस्त में कौमी असम्बली तहलील हुई थी तो नवंबर में इलेक्शंस नहीं हुए। आज के प्रोग्राम तो हमें दीजिए कल तक इजाज़त।